Hello guys, now we are going to start with a numerical problem related to the frictions. पहले हमने जो डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल थे रिलेटेड टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट उसमें क्या था कि जस्ट हमने फोर्सेस और किस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज़ हमने देखी थी। अब जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं वो फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। बट जब भी आप फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हमेशा ये चीज याद रखना कि आप अगर डायग्रामेटिकली सॉल्व करो न्यूमेरिकल को इट विल बी गुड। और यहाँ पे जो फ्रिक्शंस चैप्टर में डेरिवेशंस हुई थी उनके फार्मूले हमारे पास आए थे, तो फार्मूले की हमने रटिफिकेशन नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जस्ट वी कैन मेक द फार्मूला क्लियर, क्योंकि अगर मैं क्रैमिंग करूंगा फार्मूले की देन इट विल बी द डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न द फार्मूला। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिचुएशन को डायग्रामेटिकली बनाना है जो गिवन है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूले को अपने आप सिचुएट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास है क्या क्वेश्चन, अ हैवी बॉक्स ऑफ मास 20 किलोग्राम, एक बॉक्स का मास आपको गिवन है, इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस if the coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface is this। आपके पास क्या है, फोर्स, जो coefficient of friction मतलब म्यू का वैल्यू आपके पास गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अंडर अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, मींस जो फोर्स अप्लाइड है वो हमारे पास गिवन है 98 न्यूटन और यहाँ पे बॉक्स का मास कितना है 20 किलोग्राम। तो मैं ये सिचुएशन मान लेता हूँ कि जस्ट मान लीजिए कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे मैंने एक बॉडी को प्लेस किया। अब इस बॉडी का जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपने फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में एंड देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो क्या है काइनेटिक का। क्लियर? मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे काइनेटिक से रिलेटेड है, मींस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, यहाँ पे जो पैरामीटर गिवन है, मास गिवन है 20 किलोग्राम और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.25 मींस कोफिशिएंट, और जो आपके पास गिवन है यहाँ पे 98 न्यूटन की फोर्स गिवन है, कैपिटल एफ 98 न्यूटन। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, एफ के फाइंड आउट करना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन वी नो दैट, कि इसे मैं मान लेता हूं इसका फर्स्ट पार्ट, तो आपके पास ये क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। म्यू का वैल्यू पता है बट मुझे आर नहीं पता, बट आर किसके इक्विवेलेंट होगा, एम जी के। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं म्यू एम जी। अब म्यू का वैल्यू कितना है मेरे पास 0.25 और मास कितना है 20 और g का वैल्यू कितना है 9.8। क्लियर? तो मैंने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं देन आफ्टर द कैलकुलेशन मेरे पास आंसर क्या आता है 49 न्यूटन। क्लियर? तो मींस यहाँ पे आपके पास जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा 49 न्यूटन का होगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है सेकेंड पार्ट, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब आपने फोर्स अप्लाई करी यहाँ पे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास ये, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 49 है और ये है 98, तो ये ज्यादा है वैल्यू, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है एक तरह से, तो ये एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट करनी है कितनी है। अब देखो अगर ये ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है तो नेचुरल सी बात है ये वाला कंपोनेंट इससे क्या है ज्यादा है, तो मतलब नेट कैसे आएगा आपके पास एम ए इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एफ के। क्लियर? तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगी एफ माइनस एफ के डिवाइड बाय स्मॉल एन। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं ए इक्वल टू कैपिटल एफ का वैल्यू कितना है 98, ये अप्लाई किया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 49 डिवाइड बाय क्या होगा स्मॉल एन, मास कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 20, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो करना क्या था इसमें कि जस्ट इस सिचुएशन को मैंने बनाया यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया
एंड देन इसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, सॉल्व किया। जस्ट है क्या, अगर आपको थ्योरी पार्ट के आर्टिकल्स की अच्छे से नॉलेज है देन इट विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल जो फ्रिक्शंस के होंगे आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो मैं यही अपनी साइड से आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आपने क्या करना है, जस्ट डायग्राम को बनाना है एंड देन आफ्टर द डायग्राम आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, आपके लिए इजी हो। क्योंकि बुक्स में डायग्राम मोस्टली केसेस में बनाए नहीं हुए हैं, बट अगर आप ड्रॉ करोगे इट विल बी इजी फॉर यू। क्लियर? तो यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wooden block is kept on a polished wooden plank whose inclination is increased gradually। मतलब क्या, एक प्लैंक है आपके पास, इस टाइप का आप प्लैंक कंसीडर कर सकते हो, ये आपके पास प्लैंक है। क्लियर? इज इंक्रीज ग्रेजुअली, द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। इस पे जो ब्लॉक है कि जस्ट मैं एक ब्लॉक इस टाइप से कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? The block starts slipping when planks make an angle 45 degree with the horizontal। मतलब जब उसका एंगल आपके पास 45 डिग्री का बनता है तो उस टाइम पे क्या करता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जब भी ऑब्जेक्ट एक प्लैंक पे जस्ट मूव करना स्टार्ट ही करे, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन अगर वो हो, देन वो जो एंगल मेरे पास होगा वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज को। क्लियर? उसके बाद क्या है, हाउएवर, ठीक है, however once started the block can continue with uniform speed if inclination is reduced to 30 degree। मतलब ये जो आपके पास मोशन है इट विल बी द कंटिन्यू अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को रिड्यूस कर सकते हो 30 डिग्री पे। मतलब तब भी आपके पास एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो मोशन कंटिन्यूटी में रहेगा अप टू द 30 डिग्री तक जब उसे रिड्यूस किया गया। क्लियर? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये जस्ट पहले रेस्ट से रिलेट करेगा, वो मैंने फाइंड आउट करना है, एंड डायनामिक फ्रिक्शन से रिलेट जो करेगा वो फाइंड आउट करना है। मतलब मैंने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब देखिए जो कोएफिशिएंट हमारे पास होता है फ्रिक्शन का वो किसके इक्विवेलेंट होता है, tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है। अगर ये मैं स्टैटिक के केस में कैलकुलेट कर रहा हूं तो स्टैटिक के केस में हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया tan 45 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे μs का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें एंगल आपके पास इतना बन रहा है, तो ये मैंने मान लिया रिलेटेड टू द काइनेटिक मतलब डायनामिक्स से रिलेटेड है। तो ये मेरे पास हो गया ये, तो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया इसका वैल्यू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। क्लियर? इसको जस्ट मैंने सॉल्व करना है, जैसे 1 डिवाइड बाय 1.732। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा आफ्टर सॉल्विंग जो मेरे पास आएगा वो आएगा 0.577 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या होगा, पहले केस में तो 1 होगा और सेकंड केस में क्या होगा, 0.577 होगा। मतलब आपके पास था कि इस क्वेश्चन के अंदर कि एक प्लैंक आपके पास गिवन था और उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक आपके पास गिवन था। क्लियर? और ये क्या करता है, 45 डिग्री के एंगल के अबाउट पहले आपके पास गिवन था, देन मेरे पास वही एंगल ऑफ रिपोज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो मैंने पुट किया तो स्टैटिक सिचुएशन का आ गया और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक का कैलकुलेट कर सकते हो। इजी है, जस्ट यू शुड नो द फार्मूला म्यू इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? और चाहे मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट करूं, चाहे मैं आपके पास एंगल ऑफ रिपोज से रिप्लेस करूं, तो मेरे पास क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan थीटा ही रिलेशन होता है। क्लियर? एनी डाउट?